नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले हफ्ते अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के चलते अपना उत्तराखंड देश भर की सुर्खियों में छाया रहा। जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन से जुड़ी इस खबर का शीर्षक था, रामदेव एड बालकृष्ण गेट्स शोपीस उत्तराखंड टूरिज्म प्रोजेक्ट फॉर विच 3 फर्म्स बिड, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय बालकृष्ण। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर प्रकाशित होने से लगभग 1 साल पहले ही हमने इस घोटाले के बारे में विस्तार से जनता को बताया था। 29 अक्टूबर 2024 के दिन एक्स्ट्रा कवर के 45वें एपिसोड में हमने न सिर्फ इस घोटाले की विस्तृत व्याख्या की थी, बल्कि उत्तराखंड में जमीनों की लूट के कई और मामले भी विस्तार से बताए थे। आज के एपिसोड में भी आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जिसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है और ठीक जॉर्ज एवरेस्ट की तर्ज पर ही लिखी जा रही है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जॉर्ज एवरेस्ट वाले मामले में घोटाला कैसे हुआ, इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा कवर के 45वें एपिसोड का ये हिस्सा देखिए और समझिए कि ये मामला आखिर था क्या। अब बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, वो खबर जो एक ही जमीन में अरबों के वारे न्यारे करने वाली खबर है। ये जमीन है मसूरी से लगती हुई जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत सर्किल रेट के अनुसार ही 2700 करोड़ से ज्यादा है और इसका बाजार मूल्य तो संभवतः 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है। पिछले काफी समय से ये इलाका विवादों से घिरता रहा है, कभी इस बात को लेकर कि जो कंपनी यहाँ काम कर रही है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के रास्ते तक बंद कर रही है, उनसे प्रवेश शुल्क या पार्किंग के पैसे मांग रही है, और कई बार ये बात को लेकर भी विवाद उठे कि स्थानीय लोग जो सालों से यहाँ दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानों के आगे भी कंपनी ने तार बाड़ खींच दी है और उन्हें एक तरह से गुठियार पेट कुचा दिया गया है, जिससे उनकी आजीविका पर बड़ा संकट बनाया है। कौन है ये कंपनी, इसे जरा अच्छे से समझिए। उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो देहरादून जिले के हाथी पांव इलाके में पार्क एस्टेट की 422 एकड़ जमीन थी। इसमें से 172 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने साल 1990 से 92 के बीच अधिग्रहित की। जिन लोगों से ये जमीन ली गई थी उनमें प्रमुख जो लोग थे उनके नाम थे स्वर्गीय MC शाह, उनके परिवार वाले, यमकेश्वर के मराल गांव निवासी CP शर्मा के परिवार वाले और चर्चित अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह आदि। मसूरी से बिल्कुल लगी हुई ये जमीन उत्तर भारत की सबसे कीमती जमीनों में से एक थी, इसलिए इस पर देश भर के बड़े उद्योगपति और कारोबारी अपनी नजर बनाए हुए थे। उत्तर प्रदेश के दौर में ही ये सुगबुगाहट भी हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस जमीन को एसएल वर्ल्ड को देने जा रही है, लेकिन भारी विरोध के चलते तब ऐसा संभव नहीं हुआ। अब कांग्रेस का आरोप है कि जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम 19 जुलाई 2023 के दिन उत्तराखंड के पर्यटन सचिव के एक ही साइन से कर दिया गया। पर्यटन विकास परिषद ने इस 172 एकड़ जमीन में से 142 एकड़ जमीन राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर साहसिक पर्यटन से जुड़ी एक्टिविटीज करवाने के लिए 15 साल की लीज पर दे दी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 142 एकड़ यानी 762 बीघा की जमीन का सर्किल रेट के अनुसार ही मूल्यांकन करीब 2757 करोड़ होता है। इस डील में एक गंभीर आरोप यह भी लग रहा है कि जो जमीन सरकार ने 15 साल के लिए सिर्फ 15 करोड़ में इस प्राइवेट कंपनी को सौंप दी, उस जमीन को ठीक करवाने के लिए ही सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ का लोन लिया था। मतलब सरकार ने 23 करोड़ का लोन खुद लिया उस जमीन को ठीक करवाने के लिए, जो 15 साल में सरकार को सिर्फ 15 करोड़ कमा के देगी। बाकी बात देखो कि हजारों करोड़ की जमीन पर सरकार कर्ज लेकर पैसा लगाती है और बदले में पाती क्या है, गुंठा। केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर कंपनियों वाले जख्या के दाने बराबर जमीन से अपने हेलीकॉप्टर मतकाते हैं, वो भी साल का करीब 1 करोड़ किराया सरकार को चुका देते हैं। लेकिन यहाँ 762 बीघा जमीन एक कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ सालाना पर दे दी जाती है। शुरुआत में 15 सालों के लिए ये जमीन दी गई है, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर 15 साल बाद सरकार फिर से किसी को ये जमीन देगी तो उसमें भी प्राथमिकता इसी कंपनी को देनी पड़ेगी। और ये डील भी ऐसे हुई है कि तमाम नियमों को पूठ-मूठ लुका दिया गया। नियम है कि टेंडर के लिए मिनिमम 3 आवेदन होने चाहिए, लेकिन ये तो पहले से ही तय था कि टेंडर किसे देना है। मतलब लाश के नाप का कफन नहीं खोजना था, कफन के नाप की लाश चाहिए थी। तो अब टेंडर के दिन नियमों में बदलाव किया गया। पहले टेंडर भरने के लिए जो कठिन शर्तें रखी गई थी, अब उन्हें ढील देते हुए कहा गया कि MSME कंपनी भी टेंडर में आ जाए, यानी कोई स्टार्टअप भी आ जाए।
और जादू देखिए कि राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा जो 2 अन्य कंपनियां पहुंची, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में वही पता दर्ज मिला जो राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बुक ऑफ अकाउंट्स में दर्ज था। यानी तीनों का पता एक ही था। और पता क्या था? 2nd फ्लोर दीक्षा भवन, पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम निकट बहादुराबाद, हरिद्वार। मिरेकल यहीं खत्म हो जाता तो भी कोई बात नहीं थी। ये इससे भी आगे गया कि तीनों कंपनियों के कार्यालय, उनका पता और डायरेक्टर तक आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। और एक और मिरेकल आप ये देखिए कि राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है ग्राम भवन, नीलकंठ पट्टी, उदयपुर तल्ला, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। इस जगह की तस्वीरें जब हमने अपने साथियों से मंगवाई तो ये तस्वीरें सामने आई। कंपनी के बोर्ड के साथ ही यमकेश्वर ब्लॉक के हजारों युवा नौकरी करते हुए आप में से कुछ लोगों को अगर नजर नहीं आ रहे तो आपको अनुलोम विलोम करने के साथ ही नाखूनों को जोर जोर से रगड़ने की जरूरत है। उससे फिर आंखें तेज होंगी और तब आपको साफ दिखेगा कि कंपनी ने कैसे पूरे यमकेश्वर क्षेत्र को रोजगार से लबालब कर दिया है। वैसे गांव के लोग बताते हैं कि ये पूरा पहाड़ किसी बाबा जी ने खरीद लिया है और ये कंपनी भी उन्हीं बाबा जी के चेलों की है जो सवाल पूछने पर कई बार नाराज होते हुए ये तक कहते हैं कि पूंछ फाड़ेगा बल मेरी। उत्तराखंड में ऐसे ही लोगों की मौज है जिन्होंने पहाड़ों की थिचवाणी बना के रख दी है। हमारे नेता भी जानते हैं कि पहाड़ के असाड़ू पूसू छोटी मोटी नौकरियों का वादा कर देने भर से ही खुश हो जाएंगे और बाकी समय धर्म की रक्षा के नाम पर नफरती मैसेज आगे पीछे ठेलते रहेंगे, जबकि प्रदेश के बड़े बड़े टेंडर दिल्ली गुजरात के उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनसे अच्छा कमीशन भी मिलेगा और दिल्ली में बैठे नेताओं की वाहवाही भी। इसी घोटाले पर अब इंडियन एक्सप्रेस ने भी खबर की है और इसकी पड़ताल को विस्तार भी दिया है। ये तो हमने आपको पिछले साल ही बता दिया था कि कैसे टेंडर प्रक्रिया में आखिरी समय में बदलाव किए गए और कैसे टेंडर भरने वाली तीनों कंपनियों के तार एक ही बाबा जी से जुड़े हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अब ये विस्तार से बताया है कि तीनों कंपनियों में बाबा रामदेव के राइट हैंड बालकृष्ण की हिस्सेदारी कितनी कितनी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टेंडर भरने वाली 2 कंपनियों में बालकृष्ण की हिस्सेदारी 99% से ज्यादा है और तीसरी कंपनी में 69.43%। इस तीसरी कंपनी में बालकृष्ण की हिस्सेदारी उस वक्त सिर्फ 25% थी जब टेंडर भरे गए थे, लेकिन टेंडर मिल जाने के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो गई। इसके साथ ही कंपनी की कमाई भी एक ही साल में 8 गुना बढ़ गई। देवभूमि में चल रहे चमत्कारों में ये लूट का कोई इकलौता चमत्कार नहीं है। लूट की ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जिनमें से कुछ का जिक्र तो हमने पिछले साल एक्स्ट्रा कवर के उसी एपिसोड में किया था जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट के इस मामले का भी जिक्र था। आप में से जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं। इसके साथ ही पिछले साल कांग्रेस नेता मनोज रावत के साथ किए गए इस पॉडकास्ट को भी आप देख सकते हैं, जिसमें न सिर्फ इस बात का जिक्र है कि यहाँ जमीनों की लूट कैसे हुई, बल्कि इसका भी विस्तार से जिक्र है कि इन लूट के दरवाजों को कैसे और कब कब खोला गया। पिछले साल जब हमने जॉर्ज एवरेस्ट वाले मामले को विस्तार से दिखाया था तो हमारे कुछ सूत्रों ने हमें अनाधिकारिक तौर से यह भी बताया था कि इस मामले में कुछ केंद्रीय जांच एजेंसीज ने जांच करना शुरू भी किया है। हालांकि आधिकारिक तौर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रकाशित करके राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बना दिया है, उम्मीद है कि जांच एजेंसीज कुछ हरकत में आएंगी। हालांकि उम्मीद अब भी कम ही है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि यहाँ कार्रवाई होना तो दूर बल्कि लूट के नए नए रास्ते खोलने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा ही एक और रास्ता संभवतः इन दिनों खोला जा रहा है और हमारे विश्वसनीय बक्याओं ने सरकार के चौल देखकर बताया है कि ये रास्ता भी बाबा रामदेव के चहेते आचार्य बालकृष्ण की कंपनी के लिए ही खोला जा रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस नए खेल की पटकथा कैसे लिखी जा रही है। 4 सितंबर के अखबारों में छपे इस पिद्दी से विज्ञापन को देखिए। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने एरोस्पोर्ट्स के लिए एक और टेंडर निकाला है। अब इसमें खेल क्या चल रहा है उसे तो समझेंगे ही, लेकिन आप ये भी समझिए कि ऐसे टेंडर अखबार के पिद्दी पिद्दी कोनों में इस अंदाज में ही क्यों प्रकाशित करवाए जाते हैं कि उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो गायब भी हैं और हाजिर भी। आज जब राज्य का सूचना विभाग मंत्रियों और मुख्यमंत्री की लगभग हर गतिविधि की फोटो, वीडियो, रील बना बनाकर दिन भर ठेलता रहता है, तो फिर राज्य हित में जारी हुए ऐसे टेंडरों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता। अखबार में तो ऐसे विज्ञापन छपवाने के फिर भी पैसे लगते हैं। सूचना विभाग और मंत्रियों के सोशल मीडिया हैंडल्स तो फ्री हैं, वहां ऐसे टेंडरों का डंका क्यों नहीं पीटा जाता
कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फला फला प्रस्ताव है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और टेंडर भरें। ये सब इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे टेंडरों का उद्देश्य ही ये होता है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में भनक ही न लगे और फलिंदा वही लौंफियाएं जिनके लिए वो लटकाया गया है, यानी जिनके लिए टेंडर असल में निकाला गया है। ये सिर्फ धामी सरकार का ही शुरू किया हुआ खेल नहीं है। हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, ऐसे ही खेल खेलती है। कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था और आज भी यही हो रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में यही रस्म है कि सरकारी टेंडर ऐसे ही लुके छिपे अंदाज में और ऐसी ही भाषा में जारी किए जाते हैं कि आम जनता को उनके बारे में जितना कम पता हो उतना सरकारों के लिए बढ़िया। खैर, वापस लौटते हैं 4 सितंबर को जारी हुए इस टेंडर पर। उपरोक्त टेंडर में सरकार रूपी कवि ये कहना चाहता है कि अब हरिद्वार में भी एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, इसलिए पीपीपी मोड में बैरागी कैंप हरिद्वार में स्थित 1 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी जमीन पर एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि जमीन का विवरण भी इस विज्ञापन में नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि यह विवरण ukTenders.gov.in और उत्तराखंड tourism.gov.in पर मिल जाएगा। तो बताए गए ऑनलाइन पते पर जब आप पहुंचते हैं तब आपको मिलता है 50 पन्नों का ये विस्तृत दस्तावेज। इसके पहले ही पन्ने में दर्ज है कि सितंबर 2025 में जारी हुआ ये दस्तावेज असल में प्रस्ताव मांगने की सेकेंड कॉल है, यानी एक कॉल पहले भी की जा चुकी है लेकिन उसमें किसी को भी टेंडर आवंटित नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें सिर्फ एक कंपनी के अलावा और कोई पूरा नहीं करता था। और आप जानते हैं कि वो एकमात्र कंपनी कौन सी है? आचार्य बालकृष्ण महोदय की वही कंपनी जिसे जॉर्ज एवरेस्ट का भी टेंडर मिला है और जिसका नाम है राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो हुआ ना एक बार फिर से मिरेकल, बल्कि मिरेकल तो असल में अभी शुरू हो रहा है। पहला टेंडर रद्द करना पड़ा क्योंकि राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कोई भी अन्य क्वालिफाई ही नहीं कर सका। टेंडर देने के लिए जरूरी है कि कम से कम 3 आवेदक तो क्वालिफाई करें ही। इसलिए अब दूसरी बार टेंडर निकाला गया है जिसकी आखिरी तारीख 27 सितंबर है। शर्तें अब भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी, इसलिए बहुत संभावना है कि इस बार भी राजस एरोस्पोर्ट्स के अलावा कोई अन्य आवेदक क्वालिफाई नहीं करेगा और इसलिए संभवतः इस बार भी टेंडर निरस्त करना पड़ेगा। असली खेल इसी में है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसी स्थिति में जब 2 बार टेंडर निकालने के बाद भी न्यूनतम 3 आवेदक क्वालिफाई नहीं होते तो तीसरी बार टेंडर उस इकलौते आवेदक को मिल जाता है जो क्वालिफाई कर रहा हो। इस तरह से पूरी पटकथा तैयार है कि बाबा रामदेव के गढ़ यानी हरिद्वार के बैरागी कैंप की ये बेशकीमती जमीन भी उनके चहेते बालकृष्ण की राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को अमूल माचो की टैगलाइन की तरह बड़े आराम से मिल जाए और वो भी मध्यम गति से अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हुए इसे ठीक वैसे ही पचा जाएं जैसे जॉर्ज एवरेस्ट को पचा गए। 50 पन्नों के इस दस्तावेज को आप थोड़ा विस्तार से इसलिए भी समझिए कि क्या ये वाकई प्रदेश के लोगों को रोजगार देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इससे जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है या फिर किसी एक ही धन्ना सेठ के हितों को साधने के लिए। इसके 8वें और 9वें पेज पर आप देखेंगे कि बिड करने के लिए 11,800 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस के अलावा 50 लाख की EMD यानी प्रपोजल सिक्योरिटी जमा करवानी है और टेंडर मिला तो 2 करोड़ रुपए वन टाइम अपफ्रंट कंसेशन फीस भरनी है। तो एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे राज्य के छोटे मोटे प्लेयर्स और पायलट्स तो ऐसे ही इस खेल से बाहर हो गए और ये रह गया सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल जो 50 लाख रुपए टेंडर भरते समय जमा कर सकें और मिल जाने पर 2 करोड़ जमा कर पाएं। इतनी बड़ी रकम जमा करने के बारे में प्रदेश के छोटे एरो स्पोर्ट्स व्यवसायी अगर ये भी सोचते हैं कि चलो मिलकर रकम जुटाते हैं और टेंडर भरते हैं तो नियम में इसकी भी सख्त मनाही है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कंसोर्शियम या जॉइंट वेंचर आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा शर्त है कि आवेदक को वहाँ एक हेलीकॉप्टर जिसकी क्षमता कम से कम 5 सवारियों की हो और एक जायरोकॉप्टर खड़ा करना है। यानी आवेदक के पास ये होने भी चाहिए जैसे राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, बल्कि जायरोकॉप्टर तो प्रदेश में सिर्फ राजस के ही पास है। ऐसी ही एक शर्त और भी है कि आवेदक के पास NSOP यानी नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट भी होना अनिवार्य है। ये परमिट हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों के पास तो होते हैं, लेकिन एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करने वाली इकलौती कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ही है जिसके पास ये NSOP है। तो जैसा जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन के मामले में हुआ था,
यहाँ भी ठीक वही हो रहा है कि दूल्हे के नाप की शेरवानी नहीं, शेरवानी के नाप का दूल्हा खोजा जा रहा है। बल्कि इस मामले में एक कमाल और भी हुआ। हरिद्वार की जिस बेहद कीमती जमीन को 40 साल के लिए ठिकाने लगाने का ये टेंडर निकला है और जिस जमीन को राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने की ये तैयारी नजर आ रही है, वो जमीन आज भी इसी कंपनी के कब्जे में है। वो ऐसे कि आचार्य बालकृष्ण की इस कंपनी को 1 साल के लिए जगह ट्रायल बेसिस पर दी गई थी। 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जमीन पर कब्जा अब भी उनकी कंपनी का ही है। तो ये टेंडर का जो खेल चल रहा है वो बस ये रिश्ता क्या कहलाता है को कवर और वैधता देने भर का ही प्रतीत होता है। इस पूरे खेल को आप ऐसे भी समझिए कि एरो स्पोर्ट्स के नाम पर हेलीकॉप्टर यात्रा को क्यों शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आगे का खेल संभवतः ये है कि इसी की आड़ में आगे चलकर हरिद्वार से सीधा 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से होगी, जिससे अंधा पैसा पीटा जाएगा। पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून और ऐसे ही अन्य एरो स्पोर्ट्स जो असल में एरो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और जिनसे राज्य के कई युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, उनमें उतनी कमाई नहीं जितनी हेलीकॉप्टर में है। इसलिए इन तमाम एरो स्पोर्ट्स को पीछे धकेलते हुए हेलीकॉप्टर को आगे कर दिया गया है और इसी को शर्त बना दिया गया है, जिसके पास हेलीकॉप्टर और जायरोकॉप्टर होगा उसे ही टेंडर मिलेगा। उत्तराखंड में ऐसे कई युवा हैं जिनके पास पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर जैसे रोमांचक खेलों का अनुभव भी है और लाइसेंस भी, लेकिन ये लोग हरिद्वार में तैयार हो रहे एरो स्पोर्ट्स के हब से बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। प्रदेश में पिछले कुछ समय में पैराग्लाइडिंग की ही कई साइट्स बंद हो चुकी हैं। ऐसी साइट्स तक बंद कर दी गई हैं जहां नेशनल कंपटीशन तक आयोजित हो चुके थे। सतपुली से लेकर मालदेवता तक कई ऐसी साइट्स बंद कर दी गई हैं जो कई युवाओं के लिए रोजगार के मौके बना सकती थी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर जब भी सामान खरीदने की बात आती है तो सरकार तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि सामान की खरीद में कमीशन का मीट भात पकता है, जैसे सपोड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। लेकिन इस खरीद के बाद जब इस सामान से युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात आती है तो स्थिति ऐसी बन पड़ती है कि ये सामान गोदामों में पड़ा सड़ जाता है, लेकिन युवाओं को प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं निकाला जाता। इसकी एक वानगी यही देखिए कि साल 2015-16 में उत्तराखंड सरकार ने 40 ग्लाइडर्स खरीदे थे। एक ग्लाइडर की कीमत लगभग 3 लाख से ऊपर थी। पूरी किट सहित खरीदे गए ये ग्लाइडर कई साल तक उत्तरकाशी के मोरी में डंप पड़े रहे। बीते साल टिहरी में प्रशिक्षण के लिए इन्हें निकाला गया, लेकिन इनमें से अब सिर्फ 8 ही उपयोग करने लायक बचे हैं। बाकियों में कांटे लग चुके हैं क्योंकि उन्हें पड़े इसी जुगाड़ बनाने के लिए छोड़ दिया गया था। उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है, बशर्ते उसे ऐसे विकसित किया जाए कि उससे ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन आप लोग ही धैर्य से सोचिएगा कि जिस तरह से हमारी सरकार एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के नाम पर आगे बढ़ रही है, उसके लाभार्थी उत्तराखंड के युवा होंगे या फिर तेल साबुन से लेकर परचून का लगभग हर सामान बेचने वाले बाबा रामदेव और उनके सहयोगी। प्रदेश में जिस तरह का बिजोग पड़ा है उसमें उम्मीद तो कम है, लेकिन अब क्योंकि हमने हरिद्वार के इस टेंडर के अलॉट होने से पहले ही आपके सामने ये पूरा खुलासा कर दिया है कि वहाँ क्या खेल रचा जा रहा है, तो संभव है कि इसमें कोई परिवर्तन हो और स्थिति सुधर सके। बाकी इस मामले में आखिरकार जो भी होगा उसकी भी पूरी पत्री बाँचकर हम आपको वैसे ही सुनाएंगे जैसे जॉर्ज एवरेस्ट के मामले में भी पिछले साल सुनाई थी। दरबारी मीडिया इस बार भी खबर को गोल कर जाएगा जैसे उसने पिछले साल किया था। इसीलिए हम आपसे बार बार स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करने की अपील करते हैं ताकि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचा सकें जो सरकार नहीं चाहती कि आप तक पहुंचे। फिलहाल बढ़ते हैं एक और ऐसी खबर की तरफ जहां लूट तंत्र लगातार विकराल होता जा रहा है। यह खबर है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई, जिसके दर्जनों मामले प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं। बीते दिनों देहरादून में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर अपराधियों ने 59 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें पहले ये कहकर कॉल किया गया कि उनके नाम पर मुंबई के तिलक नगर की शॉप नंबर 10 से एक सिम कार्ड इशू करवाया गया है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे बंद करने के लिए उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच से संपर्क करना होगा। फिर ठगों ने उन्हें क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल किया। उनसे कहा गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा चुका है, उनके खिलाफ जारी हुए फर्जी वारंट उन्हें दिखाए गए और उन्हें डराया गया कि उनके बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं और उन्हें फिलहाल अपना सारा पैसा आरबीआई में जमा करना होगा। और इस कदर उन्हें डरा दिया गया कि 80 साल के इस व्यक्ति ने अगले कुछ ही दिनों में 59 लाख रुपए, जिसमें से कुछ तो कर्ज लेकर दिए गए थे, इन अपराधियों के अलग अलग खातों में जमा करवा दिए। इस संबंध में जब इन व्यक्ति के रिश्तेदारों को मालूम चला तब जाकर उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। बीती 10 सितंबर को जब ये एफआईआर देहरादून के साइबर थाने में दर्ज हुई, ठीक उसी दिन वहां ठीक ऐसा ही एक और मामला दर्ज हुआ
जिसमें एक व्यक्ति से 73 लाख रुपए ठग लिए गए थे। यानी एक ही दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी के 2 मामले सिर्फ देहरादून में दर्ज हुए। इस बारे में जब हमने साइबर थाने के अधिकारियों से बात की तो मालूम चला कि गढ़वाल में 10 लाख से ऊपर वाले साइबर फ्रॉड के मामले देहरादून में ही दर्ज होते हैं और हर दिन ऐसे 1 या 2 मामले तो सामने आते ही हैं। हालांकि इस तरह के मामलों से बचने के लिए सरकार लगातार जागरूकता वाले संदेश देती है, लेकिन बुजुर्ग लोगों या ऐसे लोगों के लिए जिन्हें टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, इस तरह के धांधलेबाजों से बच पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि डिजिटल इंडिया में ये सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस हर रोज हो रहे हैं, फिर भी इनकी धरपकड़ इतनी कम क्यों हो पाती है। इस मामले में हम जल्द ही किसी साइबर एक्सपर्ट के साथ एक पॉडकास्ट करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध इतने बढ़ने के बावजूद भी इनकी रोकथाम करने में पुलिस लाचार और नाकाम क्यों नजर आती है। अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको कॉल करता है और ये कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, या आपके नाम पर आए किसी पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं, या आपके बेटे को किसी के साथ रेप या मर्डर करने के आरोप में पकड़ लिया गया है और उसे छुड़वाने के लिए आपको पैसा देना होगा, तो ऐसे किसी भी फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल के झांसे में ना आए। अव्वल तो अनजान नंबरों से कभी भी वीडियो कॉल्स रिसीव ही ना करें। बीते हफ्ते उत्तराखंड की चर्चा इसलिए भी रही कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और कुछ आपदा पीड़ितों से मिले थे, लेकिन इस मामले में भी उनसे मिलने वाले आपदा पीड़ितों को जब चुना गया तो उनमें से कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वे विपक्षी पार्टी से संबंध रखते थे। थराली के नरेंद्र बिष्ट इन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने विस्तार से हमें अपनी आप बीती सुनाई है। आपने अगर ये कार्यक्रम नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उत्तराखंड सरकार ने 5700 करोड़ की मांग की थी, जबकि मिले हैं सिर्फ 1200 करोड़। अब डबल इंजन की सरकार का ये फायदा है या नुकसान, इसका आकलन आप लोग खुद कीजिए, क्योंकि सिंगल इंजन होने के बावजूद भी हिमाचल को उत्तराखंड से ज्यादा वित्तीय सहायता केंद्र की ओर से दी गई है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। जाते जाते आप सभी दर्शकों से वही अपील एक बार फिर कि अगर आपको बारामासा का काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप जरूर लें। आप ज्वाइन का बटन दबाकर अपने अनुसार कोई भी मंथली प्लान चुन सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए भी बारामासा को मजबूती देने में सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।